हेलो बच्चों, आज का वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगर आप अगले 1 मिनट तक वीडियो में बने रहें तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे और इससे बहुत कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा आपको। हालांकि इसका टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल, लेकिन इसमें जो बातें बताई जाएंगी वह बहुत कम लोगों को पता होंगी। तो आइए ज़रा चेक कर लेते हैं कि आप लोगों को इसका आंसर पता है कि नहीं। बस आपको इस स्टेटमेंट का ट्रू फॉल्स बताना है। आप कमेंट सेक्शन में TF टाइप करके आप आंसर बता दीजिए और आपके कमेंट के बाद जब मैं अपना आंसर रिवील करूंगा उसके बाद इस वीडियो का मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। तो जल्दी से आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके इसका आंसर दें, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में आज ऐसा क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसकी वजह से आपको रुकना पड़ जाएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए। वह इस सब स्टेटमेंट के आंसर से रिलेटेड है। आप सभी ने अपना आंसर ट्रू फॉल्स करके कुछ दिया होगा, तो आपको सही आंसर बता दूं, इन सब का आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। कोई एक ही स्टेटमेंट होगा, यानी कि पांचों के पांचों या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। तो है क्या, मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये पांचों के पांचों जो आंसर होंगे ये सभी ट्रू होंगे। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को हैरानी हो सकती है कि यहाँ पर सभी आंसर ट्रू क्यों हैं। यह इसीलिए ट्रू हैं क्योंकि इसमें एक मैथ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो सभी लोगों को नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में मैं इन सब के ट्रू होने का क्या कारण है वह बताने वाला हूँ, वह भी बड़े डिटेल में। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि ड्यूरिंग वीडियो अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, जिसका मैं आपको कमेंट के थ्रू आंसर कर दूंगा, या अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक वीडियो भी बनाकर उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम, मतलब कि जो स्क्वायर होता है वह पैरेललोग्राम होता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वह सभी पैरेललोग्राम होते हैं। तो किसी भी स्क्वायर को पैरेललोग्राम हम कब कह सकते हैं, जब स्क्वायर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे। ध्यान रहे, अगर स्क्वायर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी एक भी प्रॉपर्टी छूटनी नहीं चाहिए, तब हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम कहेंगे। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम की मेन प्रॉपर्टी हम लेकर चलते हैं। मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। अगर यह इसकी मेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है कोई भी क्वाड्रिलेटरल, तो वह पैरेललोग्राम होता है। दूसरी बात, आप साइड में यह भी चेक करें कि क्या पैरेललोग्राम की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो यह नहीं फॉलो कर रहा है। जैसे किसी पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जो एक स्क्वायर में होता है। दूसरा, किसी पैरेललोग्राम में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, जो एक स्क्वायर में होता है। हालांकि स्क्वायर में तो एक्स्ट्रा होता है कि ये एडजेसेंट साइड भी आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं छूट रही है। आमने सामने की जो साइड्स है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज ये फॉलो कर रहा है। आप चाहे डायगोनल्स की बात कर लें, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसका भी जो डायगोनल होगा वह एक दूसरे को दो बराबर भागों में जरूर बांटेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि यह स्क्वायर पैरेललोग्राम की हर एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी मिल जाए जो कि स्क्वायर नहीं फॉलो कर रहा है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा कि हाँ किस तरह से यह पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यानी कि जो स्क्वायर होते हैं वह रेक्टेंगल होते हैं। इसका मतलब कि यह भी कहा जा सकता है कि जितने भी स्क्वायर है वह सभी रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, तभी तो यह रेक्टेंगल कहा जा सकता है। आइए देखते हैं रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो रेक्टेंगल में दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, जो इसमें है, और हर एक एंगल 90 डिग्री है। इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री है। डायगोनल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल में, और स्क्वायर में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ओके, बाइसेक्ट करते हैं इक्वली दोनों ही डायगोनल्स, इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी बता दीजिए रेक्टेंगल का जो यह फॉलो ना करता हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है वह रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसलिए स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, यानी कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हैं। यह दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरे नंबर पर आता है अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। इसका मतलब यह है कि जितने भी स्क्वायर है वह सभी रोम्बस भी है। तो यह भी कह सकते हैं कि एक स्क्वायर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि रोम्बस की कोई भी प्रॉपर्टी स्क्वायर से छूटनी नहीं चाहिए। देखते हैं, यहाँ पर रोम्बस है। रोम्बस का मेन प्रॉपर्टी होता है कि चारों साइड इक्वल है, तो स्क्वायर का चारों साइड इक्वल है। और रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं भाई, रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर। तो भाई स्क्वायर के बारे में भी आपको क्या पता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो स्क्वायर के केस में भी हम यह देखते हैं कि
स्क्वायर के भी जो डायगोनल्स होते हैं वह एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर। तो हम ये कह सकते हैं कि रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर फॉलो करता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी छूट जाए जो स्क्वायर नहीं फॉलो कर रहा है रोम्बस की प्रॉपर्टी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नंबर 3 के बाद नंबर 4 और 5 यही दो स्टेटमेंट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, और इसी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। तो आइए इसके बारे में भी हम देखते हैं। नंबर 4, और स्क्वायर इज़ अ ट्रेपेजियम, मतलब कि सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम होते हैं। इसी का तो इंतजार था कि एक स्क्वायर ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टी कैसे फॉलो कर सकता है। लेकिन अगर सच कहा जाए बच्चों तो ऐसा है कि एक स्क्वायर ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके लिए हमें ट्रेपेजियम की डेफिनेशन को अच्छे से जानना होगा। तो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन क्या होता है? देखिए, ट्रेपेजियम की दो डेफिनेशन होती है। एक होता है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम और दूसरा होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम के अकॉर्डिंग अ क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। मतलब कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका केवल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्वायर में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है, लेकिन इसमें दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी पैरेलल हो गया है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट डेफिनेशन यह एक्सक्लूड हो गया। एक्सक्लूड होने का मतलब कि यह ट्रेपेजियम की कैटेगरी से बाहर हो गया, क्योंकि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए स्क्वायर ट्रेपेजियम नहीं हुआ। लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन अभी बाकी है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह दो अलग अलग डेफिनेशन एक ही ट्रेपेजियम के लिए क्यों दिया गया। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी हम इंक्लूसिव डेफिनेशन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटरल विथ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स इज अ ट्रेपेजियम। मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसका एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा उनको हम ट्रेपेजियम कहेंगे। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स तो पैरेलल है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल करने का मतलब कि कम से कम एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा तो हम उसे ट्रेपेजियम तो कहेंगे ही। लेकिन अगर दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स यानी दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी पैरेलल हो गया तो उसको भी हम ट्रेपेजियम कहेंगे। कहने का मतलब कि अगर हम इस ट्रेपेजियम का ये वाला जो दोनों साइड है नॉन पैरेलल उसको भी अगर पैरेलल कर दें इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल को भी हम ट्रेपेजियम कहेंगे इंक्लूसिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इस इंक्लूसिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब हमें यही समझना है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसका एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, तो इसमें दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी पैरेलल हो सकता है, उसको हम ट्रेपेजियम कहेंगे। तो इस बेस पर यानी कि दूसरे डेफिनेशन के बेस पर यह स्क्वायर क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अब हम पांचवा और अंतिम पॉइंट पर चलते हैं। पांचवा और अंतिम पॉइंट है अ स्क्वायर इज़ अ काइट। मतलब कि जितने भी स्क्वायर है वो सभी काइट हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर भी दो तरह के डेफिनेशन है, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन। इस एक्सक्लूसिव डेफिनेशन क्या कहता है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स एंड अपोजिट साइड्स अनइक्वल इज अ काइट। मतलब कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके पास दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड यानी अपोजिट साइड नहीं, दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होने चाहिए। तो वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल, दूसरा पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल एंड अपोजिट साइड अनइक्वल होना चाहिए, हम उसको काइट बोलेंगे। यह हो गया एक्सक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ अ काइट, जो अभी तक हम जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग स्क्वायर काइट नहीं है। लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन के अनुसार काइट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। मतलब कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे उसे हम एक काइट कहेंगे। जैसे वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स एंड सेकेंड पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स यहाँ पर इक्वल हैं। इसमें एक्स्ट्रा बातें नहीं बताई गई हैं जो इसमें कहा गया था अपोजिट साइड्स अनइक्वल होने चाहिए। ये एक्सक्लूसिव में था, इंक्लूसिव में ऐसा नहीं है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए या नहीं। मतलब कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दोनों ही केस में इसे हम काइट कहेंगे। तो अब ज़रा सोचिए कि अगर इंक्लूसिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेकर चले तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल मिला और वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स अगेन इक्वल मिल गया, यानी कि एक स्क्वायर के पास टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। तो इस बेस पर इंक्लूसिव डेफिनेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि स्क्वायर एक काइट है।
तो यह वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए और मैथ से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स को भी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।